हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी एस नाउ करंट अफेयर्स सीरीज। आज हम 16 और 17 16th एंड 17th फेब के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे थ्रू एमसीक्यूज ओनली। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज 12-13 एमसीक्यूज हैं। दिस इज आवर प्रोफाइल, यू आर अवेयर अबाउट इट। ठीक है, सो जो हाईली रेलिवेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं, जिस तरह की फ्रेमिंग यूपीएससी करता है, ऐसे नहीं कि मान लीजिए कॉमन वन लाइनर्स बना दिए, वन लाइनर्स वगैरह करके या एक दिन में 100 क्वेश्चंस करके यू विल नॉट बी एबल टू रिवाइज एंड उसका कोई इतना रेलिवेंस नहीं है। So first question for the day, with reference to a comprehensive economic partnership agreement, सेपा, consider the following statement। क्योंकि ट्रेड डील वगैरह न्यूज में है लास्ट के 1-2 साल से, यही सब इकोनॉमी के स्फेयर में यही चीजें डिस्कशन में चल रही है, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। और ये आपने देखा भी था, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बोला था पीएम ने। तो सेपा जनरली कवर्स ट्रेड इन गुड्स एज वेल एज ट्रेड इन सर्विसेज, कह रहे गुड्स और सर्विसेज दोनों को कवर करता है। एंड सेकंड ऑप्शन इज मे इंक्लूड प्रोविजंस ऑन इन्वेस्टमेंट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आईपीआर वाली चीजों को भी इंक्लूड कर सकता है, मे वाली चीज है। एंड थर्ड ऑप्शन इज सेपा इज ओनली लिमिटेड टू टैरिफ रिडक्शन ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। ओके, सो पॉज द वीडियो, मार्क द आंसर। सो होपफुली वुड हैव गॉट इट राइट। 1 और 3 देखो, आप एक साथ नहीं जा सकता है वैसे भी। ओके, तो 1 और 3 वाली चीज से अगर हटा सकते थे, एक ऑप्शन तो हट ही सकता था। वैसे तो न्यूज में है तो आपको पता होना चाहिए इस तरह की चीजें। सो ओनली एग्रीकल्चर क्यों होगा, फिर इतना बवाल ही क्यों होगा? ठीक है, क्यों? कंट्री विल बी सो मच बिहाइंड इट कि भाई हमें एग्रीमेंट करना ही है। सिर्फ एग्रीकल्चर की बात नहीं होती है, नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू दिस। गुड्स एंड सर्विसेज दोनों ही होते हैं सेपा में। और सेकंड वाली चीज जो आपका इन्वेस्टमेंट और आईपीआर वाली चीज भी हो सकती है, बियॉन्ड टैरिफ जाते हैं इसमें। इन्वेस्टमेंट हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हो गई, कंपटीशन पॉलिसी हो गई, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन वाली मैकेनिज्म हो गए कि कुछ अगर इशू होगा तो क्या करेंगे। देन इसमें नॉन टैरिफ बैरियर्स भी आ जाते हैं, सेपा में नॉन टैरिफ बैरियर्स भी आ जाते हैं। जैसे कि मान लो स्टैंडर्ड्स हो गए, कस्टम प्रोसीजर्स हो गए, रेगुलेटरी जो हार्मोनाइजेशन कर दिया कि अलग अलग नहीं होना चाहिए बहुत ज्यादा, इस तरह की चीजें। देन सर्विसेज एंड मार्केट एक्सेस वाली चीज फोकस रहती है इसमें, तो ये आप अवेयर ही हैं। और इंडिया ने जो है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, इंडिया और यूएई ये 2022 में सेपा साइन किया था। दिस यू शुड बी अवेयर अबाउट। ये यूपीएससी पूछ सकता है आपसे। Now, coming to question number two, enzymes used in industrial applications are preferred because they आपका स्टेटमेंट चार है। फर्स्ट स्टेटमेंट एक्ट एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, सेकेंड ऑफन फंक्शन एट लोअर टेम्परेचर एंड प्रेशर, थर्ड reduce energy consumption and emissions in manufacturing processes, fourth completely replace the need for chemical catalyst in all industries. So please pause and mark your answer. Right. तो फर्स्ट जो आपका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन एंजाइम का है उसमें फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, दे एक्ट एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, सेकंड इज आल्सो करेक्ट। ठीक है, ये लोअर टेम्परेचर एंड प्रेशर पे फंक्शन करते हैं, थर्ड इज आल्सो करेक्ट। दे रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन एंड एमिशन इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, तो आउटपुट एफिशिएंसी बढ़ती है उससे। फोर्थ इज इनकरेक्ट क्योंकि इसमें क्या देखता है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट कि कंप्लीटली रिप्लेस कर देंगे केमिकल कैटलिस्ट को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, 1, 2 एंड 3। थर्ड क्वेश्चन, द टर्म ग्लोबल साउथ ऑफन यूज्ड इन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, जो इंडिया का राइज हो रहा है इस वजह से और न्यूज में है ये। सो ग्लोबल साउथ क्या है? कंट्रीज लोकेटेड इन द साउदर्न हेमिस्फेयर, कह रहे जोग्राफिकली साउदर्न हेमिस्फेयर में जो है। देन इकोनॉमीज विद हाई पर कैपिटा इनकम, जिनका पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है वो। एंड सी ऑप्शन, डेवलपिंग एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज विद शेयर डेवलपमेंट कंसर्न्स, ये डेवलपिंग टाइप की जो कंट्रीज हैं। ठीक है, जैसे मान लो इंडिया है, नाइजीरिया है, चाइना को काउंट कर लेते हैं कई बार। तो मेंबर्स ऑफ द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, देन मेंबर्स ऑफ द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कह रहे हैं ओनली। ठीक है, सो पॉज द वीडियो एंड मार्क द आंसर। ये आप सभी लोगों को होपफुली पता होगा। जो राइट आंसर फॉर दिस इज डेवलपिंग एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज विद शेयर डेवलपमेंट कंसर्न्स, जैसे इंडिया हो गया, अफ्रीकन कंट्रीज हो गई, इस तरह की कंट्रीज को ग्लोबल साउथ बोला जाता है। ये एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंसेप्ट है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंसेप्ट, ये ज्योग्राफी से रिलेटेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि साउदर्न हेमिस्फेयर, चाहे कंट्री नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हो चाहे साउदर्न हेमिस्फेयर में हो, दोनों ही तरह की कंट्री आ सकती हैं। डेवलपमेंट फोकस्ड होते हैं, सबको अपना राइज करना है। ठीक है, जैसे इनइक्वालिटी घटानी है, डेवलपमेंट करना है, ग्रोथ करना है। देन थर्ड वर्ल्ड के टाइम की टर्मिनोलॉजी है ये। और आपने देखा होगा ग्रुपिंग्स वगैरह, मल्टीपल ग्रुपिंग्स आप जानते होंगे, जैसे G77 है, ब्रिक्स है, ठीक है, या नैम हो गया, इसमें से भी कंट्रीज हैं। ये सब कंट्री ग्लोबल साउथ। अगर आप कॉमन सेंस से लगाएं तो मान लीजिए कंपेरेटिवली जो पूरा नेशन है और जिनका राइज होना स्टार्ट हुआ है लास्ट के 20-30 सालों में, वो कंट्री जिसमें आ जाती हैं। Now, coming to question number four, with reference to the India AI Impact Summit 2026, consider the following statement. First, it marks the first time that the Global AI Summit is being hosted in Global South country. Second,
The summit is being held at Bharat Mandapam, which previously hosted the G20 summit in 2023. Third, the summit focuses exclusively on creating a binding international AI regulatory treaty. So please pause and mark your answer. तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। ये पहला ऐसा ग्लोबल एआई समिट है जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज में हो रहा है। सेकंड, ये भी सही है। द समिट इज बीइंग हेल्ड एट भारत मंडपम, तो ये भारत मंडपम में हो रहा है। G20 समिट हुआ था यहाँ पे पहले। थर्ड इज इनकरेक्ट। ये सिर्फ बाइंडिंग इंटरनेशनल एआई रेगुलेटरी ट्रीटी पे फोकस नहीं करता है। ये ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच ऑफ एआई, हाउ टू प्रोवाइड इक्विटेबल एक्सेस ऑफ एआई, राइट, बहुत सारी चीजों पे फोकस करता है। तो A1 and 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। Then the fifth question, with reference to Herat, ठीक है, in Jammu Kashmir, consider the following statement. फेस्टिवल को लेकर क्वेश्चन है, यूपीएससी ने पास में पूछा हुआ मल्टीपल टाइम फेस्टिवल को लेके। इट इज द लोकल नेम फॉर महाशिवरात्रि सेलिब्रेटेड बाय कश्मीरी पंडित, कि कश्मीरी पंडित जो है महाशिवरात्रि को इस नाम से सेलिब्रेट करते हैं। Unlike most other parts of India, Kashmiri Pandits traditionally prepare non-vegetarian dishes during this festival. कहते हैं मान लो कि मटन और फिश जो है वो दे ट्रेडिशनली, मतलब उनके कल्चर का वो पार्ट है, दे प्रिपेयर। And third option is the practice of sharing walnuts with Muslim neighbors is associated with this festival, कि जो आस पड़ोसी लोग हैं उनके साथ वॉलनट्स यानी अखरोट वगैरह शेयर करना इस कल्चर का पार्ट है, इस ट्रेडिशन का। देन हेरात इज सेलिब्रेटेड ऑन द सेम डे एज नौरोज इन कश्मीर, कश्मीर कह रहे हैं कि सेम डे पे सेलिब्रेट होता है एज नौरोज। सो पॉज द वीडियो एंड मार्क द आंसर। ओके, सो राइट आंसर फॉर दिस की पहला सही है कि हेरात जो है इसी महाशिवरात्रि जो महापर्व है इसी के इन्हीं का दूसरा नाम है। देन द सेकंड ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट, हाँ दे प्रिपेयर नॉन वेज फूड ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल। यू मस्ट बी अवेयर अबाउट कि फूड प्रैक्टिसेस जो होते हैं दे आर मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय क्लाइमेट। Okay, then the third option is the practice of sharing walnut. So this too is correct कि नेबर्स के साथ, मुस्लिम नेबर्स के साथ जो है शेयर किया जाता है। एंड फोर्थ वन, नौरोज जो है वो सेपरेट है, ठीक है, ये सेपरेट डे पे होता है, डिफरेंट है, और हेरात डिफरेंट है, तो दोनों सेम डे पे नहीं होता है। ओके, तो इसको आप काउंट करेंगे कि इसमें नहीं आता है वो। ओके, सो फोर्थ वन इज इनकरेक्ट, सो 1, 2 and 3 विल बी द राइट आंसर। Now coming to question number 6, with reference to the proposed Board of Peace, consider the following statement. First, it was formed with the objective of addressing humanitarian relief and long-term peace in Gaza. Second, its plan include the deployment of international stabilization force in Gaza. Third, India is one of its founding member. And fourth, UN General Assembly formally created the board. So please pause and mark your answer. ठीक है, ये इस साल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत चांसेस है कि आपके पेपर में आ सकता है। तो ट्रम्प जो है यूएस प्रेसिडेंट, उन्होंने क्रिएट किया है इसको। तो आपका जो ऑप्शन फोर्थ है वो गलत हो जाता है, बिकॉज ये यूएस का क्रिएशन है और इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया एज अ फाउंडिंग मेंबर, राइट। तो ये थर्ड इज इनकरेक्ट, बट इंडिया को इनविटेशन मिला था, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। कुछ कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान, वो इसके फाउंडिंग मेंबर्स में पार्ट है। और फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट इसका सही है। तो करेक्ट आंसर इज A1 and 2 ओनली। And seventh question, in planetary science the term super earth refers to, ठीक है, स्पेस से साइंस टेक से आपका क्वेश्चन है कि सुपर अर्थ किस चीज को रेफर करता है। अ प्लैनेट लार्जर देन अर्थ बट स्मॉलर देन जुपिटर कंपोज प्राइमरीली ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। कह रहा है कि अर्थ जो से बड़ा होता है, जुपिटर छोटा होता है, और हीलियम और हाइड्रोजन का मेनली बना होता है। बी ऑप्शन है रॉकी एक्सोप्लैनेट विद मास ग्रेटर देन द अर्थ बट सब्सटेंशियली लेस देन दैट ऑफ आइस जाइंट्स। जो आइस जाइंट वाले आपके जो प्लैनेट्स हैं उससे कह रहे सब्सटेंशियली छोटे होते हैं, लेकिन मास जो होता है इसका अर्थ से जो है मास ज्यादा होता है। एंड सी ऑप्शन, एनी हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट लोकेटेड इन द हैबिटेबल जोन ऑफ इट्स स्टार। कह रहे हैं एक्सोप्लैनेट कोई भी हो लेकिन हैबिटेबल जोन में हो इसके, और हैबिटेबल होना चाहिए मतलब। देन डी ऑप्शन, अ प्लैनेट आइडेंटिकल इन कंपोजिशन एंड साइज ऑफ अर्थ, के अर्थ जैसा होना चाहिए कंपोजिशन वगैरह। सो पॉज द वीडियो, मार्क द आंसर। सो द राइट आंसर फॉर दिस इज कि आपका बी जो है रॉकी एक्सोप्लैनेट। एक्सोप्लैनेट मतलब हमारे प्लेनेटरी सिस्टम से बाहर, आउटसाइड दी नॉर्मल हमारा प्लेनेटरी सिस्टम है, सन मून वो हमारा जो पूरा अर्थ सिस्टम पूरा है उससे बाहर जो है। देन इसमें सब्सटेंशियल लेस देन, ये ठीक है, इसका आइसलैंड वाले सी से कम होना चाहिए। आइसलैंड कैसे, जैसे नेपट्ट्यून है। ओके, देन जो सी ऑप्शन है एनी हैबिटेबल, अब हैबिटेबल प्लैनेट कोई अभी तक पता ही नहीं चला आपको, मान लो वो चीज काउंट नहीं की जाएगी, तो इसमें इससे कोई रिलेशन नहीं है। इसका मेन कंसेप्ट ये है कि रॉकी एक्सोप्लैनेट होना चाहिए मास ग्रेटर देन, मतलब अर्थ से, ऐसा नहीं कि अर्थ से कंपैरिजन में होना चाहिए कुछ भी, ठीक है। सुपर अर्थ इज डिफाइंड बाय मास नॉट हैबिटेबिलिटी, तो ऐसा नहीं है कि वो कैसे हैबिटेबल है, 2 से 10 गुना होता है अर्थ के मास का, और अर्थ लाइक इसका मीनिंग नहीं है। और एक्सो प्लैनेट होता है, ये ध्यान रखना हमेशा कि प्लैनेट जो है हमारे सोलर सिस्टम के बाहर,
एक्सोप्लैनेट क्या क्या मीनिंग है कि जो हमारे सोलर सिस्टम, अगर मान लो सोलर सिस्टम हमारा इतना है तो इसके बाहर कोई प्लेनेट है तो उसको काउंट किया जाएगा इसमें। Now, coming to question number 8, with reference to the AI Impact Summit in India, consider the following statement. तो आपके पास तीन स्टेटमेंट है. First, the summit is organized under the aegis of the Ministry of Electronics and Information Technology. Second, entry to the summit is ticketed and restricted only to invited delegates. Third, Bharat Mandapam, the venue of summit, earlier hosted the G20 Leaders Summit in 2023. ठीक है. So please pause and mark your answer. देखो, पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है. मैती जो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उनके अंडर ही ऑर्गेनाइज हुआ है. सेकंड इज इनकरेक्ट. ठीक है, रजिस्ट्रेशन फ्री है एंड आप कोई भी रजिस्टर कर सकते हो. ओपन फॉर एवरीवन, एनीवन कैन रजिस्टर एंड गो टू दिस प्लेस. एंड थर्ड, हमने पहले भी देखा है दैट वेन्यू जो है इसका भारत मंडपम है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. भारत मंडपम आपको बताना है कि ये किस सिटी में है भारत मंडपम. करेक्ट आंसर इज A1 and 3 ओनली. The ninth question, under the Constitution of India, okay, Constitution of India, Constitution bench of the Supreme Court is required when. काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है. इस जजमेंट का रिव्यू होने वाला है. ओके, इस जजमेंट के काफी लोग फेवर में थे और काफी लोग अगेंस्ट में भी थे. ओके, सो द क्वेश्चन इज, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कब रिक्वायर्ड है? तो पहला, जब अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज इन्वॉल्व, कि जहां पे ऐसा है कि कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा कि क्या क्या मीनिंग है, नहीं है. एंड सेकंड ऑप्शन है, सुप्रीम कोर्ट हियर्स एनी अपील अंडर आर्टिकल 136. कह रहा है 136 के अंदर कोई भी अगर आर्टिकल वो अपील होगा तो उसको काउंट किया जाएगा. इसके अंदर बनाना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच. एंड प्रेसिडेंट सीक्स एडवाइजरी ओपिनियन अंडर आर्टिकल 143, कि जो प्रेसिडेंट का अपना राइट है, जो पावर है कि वो ले सकते हैं इनका ओपिनियन, तो उस चीज को कह रहे हैं कि इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच चाहिए होता है. सो पॉज द वीडियो एंड मार्क द आंसर. ओके, सो राइट आंसर फॉर दिस, अब 136 आप लोगों को पता होगा, इट इज फॉर स्पेशल लीव पिटीशन. ओके, स्पेशल लीव पिटीशन के लिए. इसमें क्या है, ऑटोमेटिकली ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ही चाहिए. अगर कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा तो वहां हो सकता है. अदरवाइज नॉर्मली क्या होता है, तो डिवीजन बेंचेस होते हैं, 2-3 जजेस वाले डिवीजन बेंचेस. आप लोगों को पता होना चाहिए कि डिवीजन बेंच का मतलब क्या होता है, कि ये 2-3 जजेस वाले बेंच जो होता है वो इसमें यूजुअली होता है. तो सेकंड विल बी इनकरेक्ट. सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा, इंटरप्रिटेशन करना होगा तो सुप्रीम कोर्ट ही करेगा. तो फर्स्ट वन इज करेक्ट, कि वहां पे बनाना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है. आप लोग कमेंट करके ये बताना कि मिनिमम जजेस कितने होने चाहिए. मिनिमम जजेस और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कितने होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के लिए कितने होने चाहिए. थर्ड ऑप्शन है प्रेसिडेंट. अब अगर वो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन सीख करते हैं तो उस केस में जो है बनाना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है, इसमें बनाना पड़ेगा. इसको याद रखना, प्रेसिडेंट वो जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है उस केस में ये आता है. Now, coming to question number 10, with reference to the Urban Challenge Fund, consider the following statement. तो आपके पास तीन statement है. First, the fund encourages urban local bodies to raise a substantial portion of project financing through market instrument. Second, the central government proposes to cover 25% of project cost, provided cities raise at least 50% through bonds, loans, or PPP, public-private mechanism. Third, the fund represents full fiscal devolution to ULB under the 74th constitutional amendment. So please pause and mark your answer. ठीक है, ये इस साल के लिए इंपॉर्टेंट अर्बन चैलेंज फंड. ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है. फर्स्ट क्या कह रहा है कि ये अर्बन लोकल बॉडीज को चैलेंज करता है कि जो फाइनेंस होता है, जैसे अर्बन लोकल बॉडीज को कुछ बनाना है, वाटर ट्रीटमेंट प्लान बनाना है, सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लान बनाना है, तो उसके लिए फंडिंग जो है वाया मार्केट आप लो, rather देन फोकसिंग ओनली ऑन स्टेट एंड सेंटर फॉर हेल्प. सेकेंड कह रहा है कि अगर कोई प्रोजेक्ट है उसमें 50% आप बॉन्ड से, लोन से, या किसी प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से उठाते हो पैसा, तो 25% सेंट्रल गवर्नमेंट विल हेल्प. दैट इज ऑल्सो करेक्ट. थर्ड इज इनकरेक्ट. ठीक है, बिकॉज जो 74th अमेंडमेंट के अंदर जो आपको होता है कि फुल डिवोल्यूशन है, वो अभी तक इनको नहीं मिला है, राइट. और फिनेंस कमीशन जो है ना, वो ट्रांसफर करता है, वो इन सब चीजों में होता है कि क्या डिवोल्यूशन होना चाहिए, उसमें फाइनेंस कमीशन जो है कुछ पैरामीटर्स बनाता है. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा A1 and 2 ओनली. 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स आर स्पेसिफिकली टारगेटेड एट अर्बन डेवलपमेंट. कह रहा है अर्बन डेवलपमेंट के ऊपर कौन सा स्कीम टारगेटेड है. ओके, सो अमृत, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0, स्मार्ट सिटीज मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन. नाउ
अब इसमें आप देखोगे क्वेश्चन की फ्रेमिंग थोड़ी absurd है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यूपीएससी कई बार आपको ऐसा मौका देगा जहां पे आपको दिमाग लगाना हो, आप ओवर थिंक नहीं करोगे, ओवर थिंक करके आप इजी क्वेश्चन गलत करते हो, इसलिए ये चीज दी गई है। सो पॉज द वीडियो और मार्क द आंसर। तो द राइट आंसर फॉर दिस इज कि ऑल, यहाँ पे जो है सारे ही चीजें जो है वो सही है। ओके, अब आपको लगेगा कि 2 और 4 अगर मान लो दे रखा है अर्बन, तो उससे भी आप क्या करोगे, कई लोग क्या करेंगे 2 और 4 मार देंगे, बोलेंगे बाकी तो अर्बन है ही नहीं। तो इस तरह की सिली मिस्टेक एग्जाम में होती हैं, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि नहीं करना ऐसी गलती। अमृत जो है आपका, ये लॉन्च किया गया था 2015 में। ओके, 2015 में लॉन्च किया गया था। और इसमें आपका क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर, महुआ जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स, ये सारे ही स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर आता है। अब प्रधानमंत्री आवास योजना है, आपको पता होगा, अफोर्डेबल हाउसिंग की बात इसमें होती है। ठीक है, अर्बन और रूरल के लिए अलग से पार्ट है। 2015 का स्कीम है। स्मार्ट सिटीज मिशन, ये भी 2015 का स्कीम है। ठीक है, ये जो है पार्ट 2 जो है ये 2021 में लॉन्च किया था। आप बताइए पार्ट 1 कब लॉन्च हुआ था इसका। पार्ट 1 जो है आई गेस 2014-15 में लॉन्च हुआ था। यू शुड बी अवेयर अबाउट। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑल 4 आर करेक्ट, अर्बन के लिए मेंट है। Now, coming to question number 12, with reference to India's corporate bond market, consider the following statement. First, corporate bond outstanding in India are less than 20% of GDP. Second, India's corporate bond market is larger relative to GDP than that of US. Third, issuance in India's corporate bond market is predominantly through private placement. Right? So please pause and mark your answer. देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड आउटस्टैंडिंग इन इंडिया लेस देन 20% ऑफ जीडीपी, ये सही है एंड दैट इज अ बिग चैलेंज बिकॉज हमारा कॉर्पोरेट बॉन्ड अगर स्ट्रांग होगा तो दैट विल हेल्प इन मोर लिक्विडिटी फॉर कंपनीज, तो 15-16% के अराउंड है। सेकेंड इज इनकरेक्ट। इंडियाज कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट कैन नॉट बी लार्जर देन यूएस। यूएस की जीडीपी आप देखा है इंडिया से कितनी बड़ी है? इंडिया से बहुत ज्यादा बड़ी है, 4-5 टाइम्स से ज्यादा बड़ी है। तो देयर कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट इज बिगर, कॉमन सेंस। थर्ड इज करेक्ट। ये क्या कह रहा है, इशुएंस इन इंडिया कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट इज प्रीडोमिनेटली थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट, मेनली प्राइवेट प्लेसमेंट से ही होता है। करेक्ट आंसर इज ए 1 and 3 ओनली। देन विद रेफरेंस टू डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम, काफी यूनिक और काफी अच्छा आर्टिकल है, आपको पढ़ना चाहिए इसके बारे में। एग्जाम में पॉसिबिलिटी है इस तरीके से पूछने का, क्योंकि हीट आइलैंड इफेक्ट वगैरह या आपने सुना होगा बार बार कि गर्मी बहुत बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सप्लाइज चिल्ड वाटर फ्रॉम अ सेंट्रल प्लांट टू मल्टीपल बिल्डिंग्स थ्रू इंसुलेटेड अंडरग्राउंड पाइप्स। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सप्लाईज रहेगा, वो चिल्ड वाटर सप्लाई करेगा सेंट्रल प्लांट से मल्टीपल बिल्डिंग्स को, थ्रू इंसुलेटेड, मतलब पाइप जो है इंसुलेटेड होंगे। In such systems, each building must maintain its own large chiller units for peak demand. यार खुद का अपना जो बिल्डिंग जो है खुद का लार्ज चिलर उन्हें यूनिट इंस्टॉल करना चाहिए। एंड थर्ड ऑप्शन इज थर्मल स्टोरेज एंड डिस्ट्रिक्ट कूलिंग कैन शिफ्ट पार्ट ऑफ द कूलिंग लोड टू नाइट टाइम आवर्स, कि नाइट टाइम आवर्स में शिफ्ट कर सकते हैं। सो पॉज द वीडियो एंड मार्क द आंसर, क्योंकि अगर आपने आर्टिकल पढ़ा होगा तो यू विल बी एबल टू हैंडल इट। सो द राइट आंसर फॉर दिस इज कि तीसरा करेक्ट है कि हम नाइट टाइम में शिफ्ट कर सकते हैं, कुछ लोड जो है अपना नाइट टाइम में शिफ्ट कर देंगे। जो सेकंड ऑप्शन है, ये यहाँ समझना होगा आपको, ये कूलिंग एज ए सिस्टम सर्विस की बात है। कूलिंग वाली चीज ना एज एक तरह से समझ लो आप आउटसोर्स कर दिया, कूलिंग एज सर्विस, नया सेक्टर भी एक तरह से काउंट कर सकते हो इसको आप, कि वहां पे लोकलाइज रखने की जरूरत नहीं है, सेंट्रलाइज सिस्टम से सप्लाई होगा। देन द फर्स्ट वन इज करेक्ट, सेंट्रलाइज चिल्ड वाटर सप्लाई मॉडल टाइप की चीज कह लो आप इसे। तो 1 and 3 आर द राइट आंसर। अब इसमें समझना आप चीज को कि एनर्जी एफिशिएंसी वाली चीज बढ़ जाएगी, सेंट्रलाइज कूलिंग मॉडल है इसमें, कॉस्ट एफिशिएंसी भी हो जाएगा, और क्लाइमेट और अर्बन जो सस्टेनेबिलिटी है उस पर इसका काफी बेनिफिट रहेगा। और इंडिया का जो अपना जो आपको पता होगा इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान है, उसके गोल में हमें हेल्प करेगा। So on that note, thank you everyone. Do like, share and subscribe. Thank you.